और कहा जाता है मरते समय हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इंक्लेशंस खत्म नहीं होती, वो सब इकट्ठी हो जाती है। आदमी मर जाता है, उसकी सारी वासनाएं इकट्ठी हो जाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में और वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी, बट बहुत जरा सा। क्या है कुंडलिनी? एग्जैक्टली यही देखेंगे आज। मुझे याद है कुंडलिनी शब्द मैंने पहली बार सुना था जब मैं अपने वही दोस्त मंगेश के साथ गया था उन कल्कि भगवान जी के आश्रम में। आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS का टाइम था और वहाँ पर भेजा गया कि ये बहुत बड़े गुरुजी हैं, उनकी बड़ी सी फ़ोटो चिपका रखी थी, वहाँ पर भजन कीर्तन चलेगा और आप अपने मन में से प्रार्थना करेंगे गुरुजी से, तो गुरुजी आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर देंगे। कोई भी इच्छा हो, आपको कार मांगनी है कार मांग सकते हैं, एग्ज़ाम में पास होना है मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। तो मुझे लगा यार ये सब चीज़ें तो हम लोग खरीद सकते हैं। कार थी हमारे पास, मारुति 800 पापा ने खरीद रखी थी। एग्ज़ाम में मुझे लगा था ठीक है पढ़ के पास हो जाएंगे। सबसे मुश्किल चीज़ थी हमारे घर में उस समय और आज भी है कि मेरा छोटा वाला भाई सुनता बोलता नहीं है। अगर चमत्कारी शक्ति किसी के पास है तो यही कर दे वो। तो उसके लिए मैं बड़े मन से पूजा पाठ किया, मतलब उनके साथ भजन कीर्तन में खूब इन्वॉल्व हुआ, ध्यान वान किया। और वहाँ पर उन्होंने एक कागज़ का पैम्पलेट टाइप का दिया जिसमें 7 चक्रों की फ़ोटो बनी हुई थी। कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर में गलत बताया जाता है, सही चीज़ क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, कि हमारे बॉडी के अंदर में रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। उन चक्रों का नाम मैं आज पहली बार आपको सुनाता हूँ। सबसे नीचे का माना जाता है मूलाधार चक्र। मूलाधार एकदम रूट का चक्र होता है। उसके बाद थोड़ा उसके ऊपर उठ करके आता है स्वाधिष्ठान चक्र, वो थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ है मैं बताऊंगा आपको। थर्ड आता है मणिपुर चक्र जो कि हमारे नाभि के लेवल पे होता है, अम्बलिकस। हाँ मैंने बनाया था उसको, मणिपुर चक्र। उसके बाद आता है ये हार्ट के लेवल पे मानते हैं, उसको बोलते हैं अनाहत चक्र, इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं। फिर यहाँ गले के लेवल पे आता है, उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। कहते हैं ये चक्र खुल जाता है तो आदमी को बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर उठकर यहाँ पहुँचते हैं, ये चक्र है आग्नेय चक्र, आग्नेय या आग्नेय चक्र। और लास्ट चक्र है सहस्रार चक्र, यहाँ सेंटर में होता है सर के पास, उसको सहस्रार मतलब 1000 पेटल चक्र। इन सभी चक्रों में कितने पेटल्स होते हैं वो गिने हुए हैं। उनके कलर क्या होते हैं? पेटल्स क्या होता है? एक तरह से फूल की तरह है और चक्र जैसे फैन की तरह है। जैसे फैन में 3 पत्ते हैं तो उसमें कितने पत्ते होंगे वो है पेटल्स। तो ज़ेनोगा इसके बारे में एकदम अलग कहती है। वहाँ पर हम लोगों को हर एक चक्र का एक बीज मंत्र बताया गया था और उस बीज मंत्र को अगर आप आँख बंद करके बैठ करके रिपीट करते रहे तो सपोजिटली आपका वो चक्र खुल जाएगा। जो मैंने और मंगेश ने बहुत सालों तक किया और भी बहुत से लोगों ने किया और फिर उसने मान लिया कि वो एनलाइटन हो गया। मुझे कुछ ऐसा कुछ फीलिंग महसूस नहीं हुई। तो मैं ये समझ गया कि एक शैम चलता है, एक धंधा चलता है जहाँ पर लोग कुंडलिनी के नाम पर लोगों को बोलते रहते हैं, लोग मानते रहते हैं कि हम एनलाइटन हो गए। रियल सेंस में एनलाइटनमेंट हमने डिफाइन किया था पिछले वाले वीडियो में। क्या है एनलाइटनमेंट? क्या है? जब आपकी लाइफ में से डूज एंड डोंट्स खत्म हो जाते हैं। आदमी की लाइफ में एनलाइटनमेंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते जब तक आप इस दुनिया को सफरिंग की तरह नहीं देख रहे हैं। एनलाइटनमेंट मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड सभी सफरिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और वो केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में दोबारा आए ही ना। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। जब तक मन में थॉट्स चल रहे हैं तब तक हम फिजिकल वर्ल्ड में ही रहेंगे। हमारी बॉडी थॉट से बनती है, थॉट्स बॉडी में से निकल के आता है। मतलब हम जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो जो चीज़ अपने को दिखती है बॉडी, वो हमारा थॉट्स बन जाती है तुरंत। और चूंकि थॉट्स में हम अपने आप को एज अ बॉडी देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, तो मरने के बाद फिर से बॉडी बनते हैं। लेकिन ये कुंडलिनी कहाँ है?
जनुगा कहती है फिजिकल बॉडी में नहीं है। ये मुझे पहली बार पता चला कि कुंडलिनी फिजिकल बॉडी में नहीं, कहाँ है? मॉलिक्यूलर बॉडी में है। और उसमें से भी 2 चक्र ऐसे हैं जो फिजिकल और मॉलिक्यूलर दोनों में है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, आपके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट जहां पर आपके दोनों पैर खुलते हैं, आपने पैर खोला एकदम एनस और सुसु करने की जगह एकदम सेंटर पॉइंट पर, वहां पर है मूलाधार चक्र। समझ में आ गया? ऐसे आपने पैर खोला ऐसे, तो यहां सेंटर पॉइंट में मूलाधार चक्र है। ये फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी दोनों में, दोनों यहां पर एक जगह कनेक्टेड है। यहां है मूलाधार चक्र। और दूसरा चक्र स्वादिष्ठान माना जाता है, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी लास्ट है, लास्ट स्पाइन पीछे नीचे आपके एनस के पीछे की तरफ ऊपर जहां आपकी हड्डी खत्म होती है उस लेवल पे है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी में नहीं है। वो एक पूरी की पूरी, अब मैं जो बताऊंगा चक्रों का लेवल, एक कर्व बनता है। कर्व, ये आपकी फिजिकल बॉडी है और ये आपका मॉलिक्यूलर बॉडी है। फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक कर्व बनता है। सबसे नीचे वाला चक्र और सबसे ऊपर वाला चक्र फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी दोनों का है, एक साथ है। ऊपर बॉडी और नीचे बॉडी कनेक्टेड है। बाकी आपका मॉलिक्यूलर बॉडी फिजिकल बॉडी से थोड़ा थोड़ा अलग है। तो सेकंड वाला चक्र स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा सा और ऊपर उठ करके एट द लेवल ऑफ लास्ट स्पाइन है, सेक्रम के लेवल पे, उसको सेक्रम बोन बोलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो मणिपुर चक्र आपके नाभि के ऊपर पे, लेकिन ये फिजिकल बॉडी में नहीं, रीढ़ की हड्डी में नहीं है, ये थोड़ा सा और बाहर है। ऐसे कर्व बनता है, थोड़ा बाहर थोड़ा बाहर थोड़ा बाहर, ऐसे सी शेप्ड कर्व बनता है। और फिर धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे फिर ऊपर की तरफ नेक्स्ट अनाहत चक्र, वो भी पीछे की तरफ है, थोड़ा और बाहर, स्पाइन में नहीं है। फिर आया विशुद्धि चक्र, वो भी बाहर की तरफ है, स्पाइन में नहीं है। फिर आया आग्नेय चक्र, वो भी इस लेवल पे है। ये सब लेवल सेम ही है। चूंकि लेवल सेम है इसलिए लोग ये मान लेते हैं कि चलो बॉडी के अंदर ही है और यहीं पर है। मैं बहुत सालों तक ये मानता रहा, अच्छा यहीं पर है मेरा अनाहत चक्र, यहीं है विशुद्धि चक्र, और हम लोग आंख बंद करके यहीं 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 फोकस करते थे और बहुत बार मुझे हेडेक होता था, फिर भी करता था। मैंने करना छोड़ दिया थैंकफुली। अभी भी जो लोग करते रहते हैं उनका सर में दुखता है, लोगों को आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। इसको मेडिकल सिम्टम्स बोलते हैं, टिनिटस बोलते हैं। कौन सी आवाज़ें मतलब? पैथोलॉजिकल आवाज़ें, हेलुसिनेशंस होते हैं। जो लोग ये करते हैं, जो भी लोग ज़बरदस्ती का कोई प्रैक्टिस करते हैं कुछ पाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में सारी चीज़ें जो आपको एडवांस चीज़ें होती हैं वो होती हैं, आप करते नहीं हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग खेलते थे खिलौनों के साथ। अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो हम लोग खिलौने नहीं खेलते, अब वीडियो गेम खेलते हैं। उसके बाद पापा मम्मी का गेम खेलते हैं शादी करके। उसके बाद होपफुली हम मैच्योर हो जाएं और घर बार छोड़ दें, हम साधु सन्यासी का गेम खेलते हैं और फिर इस गेम को, दुनिया को छोड़ देते हैं, ऐसा माना जाता है। बट सबके साथ नहीं होता है, लोग स्टक रहते हैं। तो मैं बहुत टाइम तक इन प्रैक्टिसेस को करता रहा, फिर फाइनली मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे फिजिकली प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाहता था रियलिटी गॉड क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी लाइफ में केओस, उलझन, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। एक पॉइंट पर मैंने कहा अपने आप से, मुझे अब कोई स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नहीं चाहिए, बस मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। बस उस आदमी की तरह जो मैंने बताया था, नदी में कूद गया था कंबल के लिए, नहीं बताया? नदी में कंबल बह रहा था, बड़ा अच्छा सा मखमली कंबल, महंगा वाला। तो चल बह रहा है, चलो उठा लेते हैं, किसी का होगा। तो फिर चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। तो ऊपर से जो देख रहे थे बोलते हैं छोड़ दो, कंबल ही तो है, छोड़ दो उसको, तुम आ जाओ। बोले कंबल नहीं है, क्या है? भालू है। मैंने सोचा था कंबल है, अब इसने मुझे पकड़ लिया। तो मैं भी एक कंबल सोच करके सारे कुंडलिनी ध्यान करने की कोशिश करता था। बाद में पता चला वो भालू है। सर दुखेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, घमंड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, जो भाई साहब मंगेश जी को हो गया है और ऐसे बहुत से लोगों को हो जाता है। रियल ध्यान है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट ये सारी प्रॉब्लम मेकिंग सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, वो है रियल ध्यान। तो और जनुगा एकदम नया अप्रोच लेती है। जनुगा बोलती है इस कुंडलिनी फुंडलिनी के चक्कर से बाहर निकलो,
क्योंकि वो सब है फिजिकल बॉडी का, नहीं मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट। आपको अगर कहीं काम करना है तो आप अपने माइंड के सेंटर्स पे काम करो। 7 सेंटर्स हैं जिसके 4 सेंटर्स हम जानते हैं, आई, ई, एस और एम, और वो चारों को हम जानते हैं। मुझे कोई इमेजिन नहीं करना कि मेरा आई सेंटर है कि नहीं है। जब मैं आई सेंटर में रहता हूँ, जब मैं अवेयर रहता हूँ, तो एकदम मुझे पता रहता है, मैं सोच सकता हूँ, चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ। आज ही सुबह मैं एकदम आई सेंटर में था, एकदम झकास वाले आई सेंटर में। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तब तक से नहा धो करके खाना खा लिया। और आज बुढ़िया ने बनाया था इडली, और साथ में क्या बनाया था, पराठा, और साथ में बनाया था डोसा। डोसा आज नहीं बनाया, डोसा कल बनाया था, दलिया। इतना सब खाने के बाद सीधे पहुंच गया ई सेंटर में। और जब यहाँ आके बैठा, मेरे पास 2 महीने पहले से कुछ वो पड़े हुए हैं, व्लॉग पड़े हुए हैं। हम लोग कहीं बाहर गए थे, उसको मैंने सब ऑर्गेनाइज किया कि इसको एडिट करूँगा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लिटरली दिमाग काम नहीं कर रहा। कौन सी फुटेज डालूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, सब मैंने बंद करके रख दिया। फिर मैंने किताब खोली पढ़ने के लिए, एक लाइन पढ़ रहा हूँ, नींद आ रही है। फिर मैं उठा, वहाँ जाके बैठा, फिर दूसरी किताब खोला, नींद आ रही है। फिर वापस आया, यहाँ बैठा और नीचे सर मुंडी नीचे करके सो गया। यही चलता है। जब आप ओवर ईट कर लेते हैं तो आप एक सेंटर से उठ करके दूसरे सेंटर में चले जाते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे सलाह है, आगे पढ़ेंगे भी योगा में, कि खाने की मात्रा हमेशा जितना भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाइए, नहीं तो आप ई और एस सेंटर में घूमते रहेंगे। और जब घर वाले जबरदस्ती खिलाते, बेटा उसमें भी अपने आप को धीरे धीरे प्यार से एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा कि घर वाले, आज बड़ी मम्मी खुद बोल रही थी, होता ये है कि जब प्यार होता है ना, तो प्यार में बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि प्यार लाड बन जाता है। बट हम ये नहीं कह सकते बेटा कि हमको कोई जबरदस्ती कर रहा है, हमको अपने आप को खुद ही बड़ा करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, खाने की मात्रा धीमे धीमे कम करनी होगी। एनीवेज, तो ज़ेनोगा में हम लोगों को 4 सेंटर्स के साथ काम करना होता है, आई सेंटर के साथ, ई सेंटर के साथ, एस सेंटर के साथ और एम सेंटर के साथ। ये चारों सेंटर्स कुंडलिनी नहीं है, चक्रास नहीं है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वासनास। तो ये जो आपने 7 पार्ट्स बताए बॉडी के पार्ट, चक्रास, तो ये जो चक्रास हैं तो ये यही कुंडलिनी है। हाँ, ये चक्रास में जब एनर्जी फ्लो करती है, एक्चुअली होता ये है, जब आप प्रैक्टिसेस चालू करते हो ज़ेनोगा एडवांस की प्रैक्टिसेस, तो पहली बार जब आप फिजिकल बॉडी से अलग होते हो, तो आपकी एक मॉलिक्यूलर बॉडी बनती है, और उस मॉलिक्यूलर बॉडी में सारे के सारे चक्रास हैं। तो आपका सबसे पहले का काम होता है, जैसे आप सांस ले रहे हो, तो 1 मिनट में हम लोग 10 या 12 बार सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस। अगर वही परेशान है, गुस्से में है, तो सांस फास्ट हो जाती है। तो ये एक तरह का रोटेशन है, सांस का रोटेशन। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं प्राणों का रोटेशन। प्राण बाहर से लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। लेकिन जब आप कुंडलिनी की प्रैक्टिस करते हो, तो आप बाहर से जो प्राण लेते हो, बाहर छोड़ते नहीं हो, सांस ही नहीं छोड़ते। आप अपने मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर में जाकर के सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र को गोल गोल घुमाते हो, और उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 1 मिनट में 500 या 1000 बार उसको मूव करना पड़ता है। जैसे आप सांस ले रहे हो, ऐसे ही आप अपने मूलाधार चक्र को गोल गोल रोटेट करते हो। वो बीज मंत्र ये नहीं है कि आपको ओम ओम यंग यंग लंग मंग बोलना ना, वो मंत्र एक्चुअली मूवमेंट है उस सेंटर का, वो डायनामो की तरह है। जैसे जनरेटर चलता है तो बिजली बनती है, ऐसे ही वो जब मूव करता है तो अवेयरनेस की एक बाढ़ आती है, और तब वहां से एनर्जी ऊपर उठती है, तब पहुंचता है स्वादिष्ठान पे। और जैसे जैसे आप एक एक सेंटर से बाहर निकलने लगते हो, वैसे वैसे आपका जब मूलाधार से आप ऊपर उठते हो तो आप फिजिकल वर्ल्ड से अलग हो जाते हो। फिर जब स्वादिष्ठान से ऊपर उठते हो तो स्वादिष्ठान के कुछ साइन सिम्टम्स से आप उनसे अलग हो जाते हो, उनसे फ्री हो जाते हो। ऐसे करते करते जब सहस्रार पे पहुंचते हो तो आप फिजिकल वर्ल्ड से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाते हो। लेकिन वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस एडवांस्ड प्राण की प्रैक्टिसेस हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी की प्रैक्टिसेस हैं, और वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने प्राण को अपने अंदर में ही रख करके अंदर में मूव नहीं कर पा रहे हो।
इसका मतलब यह है जो आदमी एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं वो क्लिनिकली डेड होकर प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप उनको अगर प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे तो उनकी सांस नहीं चलती, उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता। वो क्लिनिकली डॉक्टर्स अगर देखेंगे तो वो बोलेंगे कि आदमी मर चुका है, लेकिन वो लोग आंख बंद करके, सांस रोक करके, हार्ट रोक करके ये प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, और ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस चलती हैं रात को सोते समय, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं होता। नींद में वो क्लिनिकली डेड हो जाते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और फिर दिन में उठते हैं और अपना नॉर्मल काम धाम करते हैं। इस तरह के एडवांस्ड योगीज प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस अभी हम यहाँ नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम कैसे आप इस फिजिकल बॉडी को तैयार कर सके एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए, कैसे आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक की प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। प्रत्याहार से फिजिकल बॉडी से अलग हो जाते हैं, वो प्रैक्टिसेस हम नहीं कर सकते फिलहाल। हम केवल उसके पहले की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मदद करेगा आपके वासनाज, स्मॉल वी, VASANAS, और दूसरा कैपिटल VASANA, वासनाज। इसको ध्यान से समझिए। वासनाज 2 वर्ड है, वासना एंड वासनाज। पहला वाला है वासनाज, जिसमें हमने प्लूरल सेंस में यूज किया है, प्लूरल। इसमें स्मॉल v से हम इसको लिखते हैं, स्मॉल v से प्लूरल वासनाज। इसका मतलब होता है हमारे प्रीडिस्पोजिशंस। इसका मतलब होता है हमारे प्रीडिस्पोजिशंस। एक बार श्रीश बोलिए, प्रीडिस्पोजिशंस। हमारे इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशंस, हमारे डिसइंक्लिनेशंस, हमारे डिसइंक्लिनेशंस, ऑल काइंड्स, साइकिक एंड अदरवाइज, जितने भी इंक्लिनेशंस एंड डिसइंक्लिनेशंस, बेसिकली सिंपल भाषा में चॉइसेस। आपके सामने 4 अलग अलग सब्जियां रखी हैं, तो आप हो सकता है आलू वाला सब्जी खाएं, मैं भिंडी वाली सब्जी खाऊं, ये पनीर खाएं। तो ये हम तीनों की अपनी अपनी इंक्लिनेशन है। अगर आपको भिंडी दे दी गई तो आप बोलेंगे मुझे नहीं खाना है ये, तो ये आपकी डिसइंक्लिनेशन है, उस चीज़ को ना लेने की इच्छा। हाँ, बेसिकली जब कोई चीज़ हम चूज़ करते हैं, जैसे मैंने अगर मान लीजिए इस पेन को चूज़ किया और मेरे सामने एक और पेन पड़ा हुआ है, लेट्स ये दोनों पेन पड़े हुए हैं, इसमें से अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो इसके लिए मेरे मन में एक झुकाव होना चाहिए। बेसिकली इंक्लिनेशन वर्ड का मतलब है झुकाव। जैसे अगर मैं इस पेन को ऐसे खड़ा करता हूँ, ठीक है, और छोड़ता हूँ तो कहाँ गिरेगा? उस तरफ, जिस तरफ इंक्लाइंड, बेसिकली जिस तरफ इंक्लाइंड होगा, ये राइट में गिरेगा, मेरे राइट में गिरेगा। ऐसे करूँगा तो मेरे लेफ्ट में गिरेगा, ऐसे करूँगा तो मेरे तरफ गिरेगा, ऐसे करूँगा तो आपकी तरफ गिरेगा। तो ये पेन के इंक्लिनेशंस हैं। लेकिन हमारे अंदर में इंक्लिनेशन तो होते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ डिसइंक्लिनेशन भी होते हैं। अभी क्लास जब हो रही थी उसके पहले खूब धुआंधार फाइट हुई आप तीनों की। उस फाइट के इंक्लिनेशन थे आप तीनों में। बचपन में हमारे एक चाचा हैं, तो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। प्रकाश चाचा, 5 नंबर वाले चाचा, बोलते हैं जब भी घर में कोई टॉफ़ी वॉफ़ी आती थी, कुछ मिठाई उठाई आती थी, तो सारे भाई अपना खा लेते थे और मैं अपना बचा के रखता था। तो बाकी जो भाई थे, चाचा राकेश चाचा थे, दिनेश चाचा थे, वो आकर उनको बेवकूफ़ बनाकर वो भी मांग के खा लेते थे और वो दे देते थे। वो फाइट नहीं करते थे क्योंकि उनके अंदर में फाइट करने की क्या नहीं थी? इंक्लिनेशन नहीं थी, टेंडेंसी कह सकते हैं आप। अगर हम कोई गाली का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसकी इंक्लिनेशन है, हम सामने वाले की वजह से नहीं कर रहे हैं, उसकी इंक्लिनेशन। और कहां से बनती है इंक्लिनेशन वो भी बताऊंगा मैं। और इस तरह की अनगिनत वासनाज है, इन्हीं को बोलते हैं वासनाज। और कहा जाता है मरते समय हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती हैं, हमारी इंक्लिनेशंस खत्म नहीं होती हैं, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं। आदमी मर जाता है, उसकी सारी वासनाएं इकट्ठी हो जाती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और वो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, जम जाती हैं, और वो बनाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक फिक्स्ड शेप, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अगले लाइफ का ब्लूप्रिंट हो जाता है कि आपका जो जन्म लेंगे आप एक ऐसे घर में लेंगे, ऐसी जगह पे लेंगे जहां पर आपकी ये वासनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग मेरे घर में पैदा हुए, तो आपकी वो सारी की सारी वासनाएं थीं जो यहां पर पूरी हो सके।
आपको बचपन से ही, जब आप इलाहाबाद में थे, श्रीश जब इलाहाबाद में था, फिर नाना के यहाँ था, जहाँ कहीं भी था, हम लोग इनके आने के पहले कभी एसी नहीं खरीदे थे। इनके बाद से एसी ज़बरदस्ती रहना पड़ा, क्योंकि बचपन में एसी के बिना रह नहीं पाते थे। ठीक है, पैसा भी आ गया था तब तक हमारे पास। पता कैसे चला कि एसी बिना नहीं रह पा रहा? अरे गर्मी थी वैसे ही, और एसी तब तक डिस्कवरी भी हो गई थी। ये तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, बिना एसी, अगर नहीं एसी होता तो बिना एसी के बिना नहीं रहते क्या? अभी भी बिना एसी के रात भर सोते रहते जब लाइट नहीं आती है तो। बट हाँ, जब कोई स्टेज होता है तो वो उसकी भी इंक्लिनेशन चलती रहती है या वो स्टॉप हो जाती है? जब कोई साधु होता है, साधु की पूछना, सेज होता है, वो धीरे धीरे अपनी सारी इंक्लिनेशन को एक तरफ डाइवर्ट कर देता है, और वो है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ और गॉड। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपनी सारी वासनाओं को मेरे ऊपर डालो, मेरी तरफ डायरेक्ट करो। ऐसे मेरी लाइफ का ढेर सारा इंक्लिनेशन था, अमीर भी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, मौज मस्ती करना है, गाड़ी खरीदनी है, सभी। अगर मेरे पास 50-60 लाख रुपए आ जाए तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, BMW या मर्सिडीज नहीं खरीदूंगा। मैं एक ज़मीन खरीदूंगा जहाँ पर हम लोग मेडिटेशन हॉल बना सकें, आश्रम बना सकें, क्योंकि ये मेरी इंक्लिनेशन है। और मेरे ही उम्र का एक, अभी आज ही बड़ी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्होंने एक BMW कार खरीदी है, और वो मैंने उसकी रेट देखी तो 50-55 लाख की रेट थी। वो ज़मीन आ जाएगी, उतने में अच्छी खासी ज़मीन आ सकती है। लेकिन हम और आप कहेंगे ज़मीन आ सकती है, लेकिन उनसे बात करेंगे, बोले अरे ज़मीन का क्या फ़ायदा? मेरी बचपन की, उसमें लिखा था, ग्रुप में लिखा था, ये मेरा बचपन का अरमान था। अरमान क्या है? इंक्लिनेशन है। लेकिन जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा, एक सेज का इंक्लिनेशन कैसा होता है? एक सेज का इंक्लिनेशन होता है, ठीक है फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें तो सब की सब खत्म हो जाएंगी, मुझे जानना है वो एलिमेंट जो कभी खत्म नहीं होता, गॉड या डिवाइन, वो होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वासनाएं बनती कैसे हैं? ये बनती हैं हमारे थॉट्स से, और स्पेसिफिकली उन थॉट्स से जिनको हम खाते समय लेते हैं। इंजेक्शन की तरह, अगर आप खाते समय गुस्से वाले थॉट्स सोच रहे हैं तो आपके बॉडी में गुस्से वाले वासनाएं आ जाएंगी। अगर आप खाते समय कोई सेक्सुअल चीज़ देख रहे हैं या सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका थॉट्स आपके बॉडी में 3 महीने तक रहता है कम से कम, क्योंकि बॉडी के सेल्स 3 महीने तक रहते हैं कम से कम। एक बॉडी RBC जब खून का सेल बनता है तो जिस दिन बनता है और जिस दिन खत्म होता है, हर सेल का एक एज होता है, ऑलमोस्ट 120 डेज, 3 से 4 महीना। फिर वो सेल मर जाता है, फिर नया सेल बनता है। हमारी बॉडी एक तरह से फिक्स्ड बॉडी नहीं है, वो मूवमेंट है, एक तरह से फ्लो है। जैसे नदी होती है, नदी में पानी बहता रहता है, ऐसे ही हमारे बॉडी में सेल्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बोन्स आते हैं, बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारी आइज़ का जो सेल है, आँख, ये जो सेल आज से 20 साल पहले था वही सेल अभी नहीं है। वो नया सेल आया, पुराना सेल गया, नया सेल आया, पुराना सेल गया, अलग अलग छोटे छोटे पीसेज में बाहर निकलते रहते हैं, हर रोज़ निकलते रहते हैं। ऐसे ही हमारी वासनाएं भी नई आती हैं, पुरानी जाती है, नई आती हैं, पुरानी जाती है। लेकिन हम लोग नई वासनाओं को पुरानी जैसी वासनाएं से ही रिप्लेस करते रहते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि अच्छा ठीक है, मेरा शर्ट ख़राब हो गया, पुराना हो गया, भाई जाओ दुकान में सेम शर्ट ले आओ। तो अगर हम किसी को बचपन में हेट करते थे, बुढ़ापे में भी उसी को हेट करते हैं। हमारी वासनाएं जैसी 10 साल पहले थी वैसी अभी भी हो जाती है। इसलिए एक आदमी जब मरता है, नॉर्मल आदमी, वो कोई बहुत एडवांस्ड होकर नहीं मरता। इसलिए एक आदमी हज़ारों जन्म लेता है लेकिन आदमी की तरह ही रहता है, बदतमीज़, कमज़ोर, लालची, परेशान, दुखी। फिर जाकर के किसी एक जन्म में उसकी ये छोटी सी वासना थी, खुद को जानने की वासना छोटी सी थी, वो किसी के कांटेक्ट में आया, किसी सेज के, किसी कृष्ण के, किसी बुद्धा के, और फिर उसको वासना थोड़ी सी बढ़ गई। इसको कहते हैं, इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब कहते हैं संगत का असर होना चाहिए, सत्संग करो। सत्संग मतलब आप ऐसे बंदे के साथ रहो जो ट्रूथ को जानना चाहता है, तो उसकी वासनाएं आपकी वासनाएं बनना शुरू हो जाती हैं, उसके सवाल आपके सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। तो वासनाएं बनती कैसे हैं? वासना मतलब डिज़ायर ना? वासना मतलब डिज़ायर एंड हेट्रेड। वासना मतलब वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं यार ये मेरी डिज़ायर नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। बहुत सी कैजुअल चीज़ें होती हैं जिसको हम मानते भी नहीं डिज़ायर है। जो फूड का डिज़ायर, हम दोस्तों के साथ खेलते हैं तो हमारी जो ज़ुबान होती है वो, आपने से भी बाल कटवाया, हेयर स्टाइल, ये भी वासना है।
हर छोटी छोटी चीज़ जो भी आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, आपका सेल्फ बनाती है, आपकी बॉडी और आपका माइंड बनाती है, वो सब वासनाएं। इनफैक्ट हम बने ही हुए वासना से। जब वासनाएं केवल गॉडली हो जाएंगी कि हमको केवल गॉड को जाना है, गॉड को जाना है, लाइफ को जाना है, लाइफ को जानना है, तो आप फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड चले जाओगे। उसके बाद फिर कभी बॉडी नहीं चाहिए आपको। बॉडी बनी होती है वासनाओं से, लेकिन अपने को वासनाओं की क्वालिटी को चेंज करना है। जैसे आप मोबाइल को बदलते रहते हैं, हर 3-4 साल में, 5 साल में नया मोबाइल आता है तो पुराने को फेंक देते हैं, तो अपग्रेडेड मोबाइल लेते हैं। आपकी वासनाएं अपग्रेडेड होनी चाहिए। मतलब पुरानी वासना थी कि ये आदमी मुझे मारेगा तो मैं भी इसको मारूंगा। नई वासना है कि अगर ये आदमी मुझे मारता है तो इसका मतलब कंफ्यूज्ड है, इससे मैं आपको बचाऊंगा। और अपग्रेडेड, ये आदमी मुझे मारता है तो मुझे मार सकता है, इसका मतलब मेरे अंदर में कोई कमज़ोरी है, मैं अपने आप को और स्ट्रांग बनाता हूँ, और इतना स्ट्रांग कि अगर कोई मुझे मारने की कोशिश भी करे तो भी मैं अपने अंदर में डिवाइन में जा सकूँ। और अपग्रेडेड कि मुझे इस फिजिकल वर्ल्ड में रहना ही नहीं है जहाँ पर मारपीट चलती रहती है। तो इस तरह से आप वासनाओं को अपग्रेड करते जाते हैं, और उसमें आपकी मदद करता है आपका फूड। इसलिए जितने भी दुनिया भर के रिलीजन्स हैं वो सब बोलते हैं खाना खाते समय चुप रहिए, शांत रहिए, और हो सके तो अवेयर रहिए। बिकॉज खाना खाते समय जो भी आपके थॉट्स होंगे वो आपके बॉडी के, ब्रेन की वासनाएं बन जाएंगी। अगर आप खाने के साथ काम करते हैं तो जो आपको 1 या 2 साल में आपकी बॉडी में और आपके ब्रेन में चेंज दिखाई दे जाएगा, आप 10 साल तक कुंडलिनी की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, मंत्र जप करने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपकी बॉडी बनी हुई है नेगेटिव वासनाओं से, नेगेटिव डिजायर से, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉजिटिव मंत्रों की। वो ऐसा है जैसे कि आप गीली लकड़ी में आग लगा रहे हैं, पानी में आग लगा रहे हैं। पहले लकड़ी को सुखाइए, मतलब आपके अंदर की जो वासनाएं हैं नेगेटिव वाली, उसको धीरे धीरे रिप्लेस करिए पॉजिटिव से, और उसके बाद फिर एडवांस प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। सर जी कह रहे हैं, ओनली बाई क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वासनास डू वी क्रिएट इन आवरसेल्व्स कैपेसिटी फॉर डीपली फेल्ट एक्सपीरियंसेस सो नेसेसरी फॉर प्रोफाउंड इंटरेस्ट। हम लोग इसके पहले की वीडियो में पूछ रहे थे प्रोफाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, डीप इंटरेस्ट कैसे आएगा किसी चीज़ में। बाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वासनास। आपकी वासनाओं की, आपकी डिज़ायर्स की क्वालिटी बदलनी चाहिए। अभी आपकी वासना है, मैं बोल रहा था आज बड़ी मम्मी को कि गौरी बोल रही थी मैं अगर फॉरेन में पढ़ना चाहती हूँ तो कैसे पढ़ूंगी, कोई एग्ज़ाम पास कर सकती हूँ। या श्रीज का वासना है कि मैं अगर अगला अच्छा फ़ोन खरीद सकता हूँ या बर्थडे में मुझे फ़ोन मिल सकता है तो कैसे मिलेगा। या जैसे वैभव ने भी कहा कि मैं एडिटर बनना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ। ये आपकी जो नॉर्मल वासनाएं हैं ये अभी भी बहुत ओछी वासनाएं हैं, मतलब बहुत कमज़ोर वासनाएं हैं। इसके ज़रिए आप भगवान को नहीं जान सकते, बिकॉज ये वासनाएं फिजिकल वर्ल्ड की वासनाएं हैं। चाहे वर्ल्ड टूर करना, चाहे गेम खेलना, चाहे पैसा कमाना, ये सारी की सारी फिजिकल चीज़ों की वासनाएं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिवाइन फ्रैगमेंट से फिजिकल वर्ल्ड तो निकलती है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में से डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं निकलता। रिपीट करूं, मैंने अपने मुंह से कुछ बोला तो मेरे मुंह से, मेरे गले में से तो आवाज़ निकली, लेकिन आवाज़ मेरा गला नहीं बना सकती। तो अगर कुछ चाहना है तो डिवाइन को चाहिए, बिकॉज उसमें से पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकल वर्ल्ड चाहेंगे तो आपको डिवाइन नहीं मिलेगा। वो अल्टीमेट है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर गॉड को चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो मेन है, बॉस है। कहानी सुनी है ना गणेश जी की कहानी, भाई सबसे महान भगवान कौन है, देवता कौन है, सब में कंपटीशन हुआ। भाई गणेश जी चालाक थे, शंकर पार्वती के चारों तरफ घुमाए, तो बाकी लोग पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, वो ये है कि आप सेंटर पॉइंट पे हिट करो। गणेश, शंकर और पार्वती कोई इंसान नहीं है, दे आर द डिवाइन फ्रैगमेंट्स, जिसके चारों तरफ अगर आप घूमे, उसको इंटरेस्टेड हुए, उसमें वासना डेवलप हुई, तो आपने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन बाकी देवता कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक ब्रह्मांड में जा रहे हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड आपको गॉड नहीं दे सकता, गॉड में से फिजिकल वर्ल्ड निकलता है। जैसे हमारे बॉडी में से खुशबू निकलती है, पसीना निकलता है, लेकिन पसीने से हम नहीं बनते हैं।
तो अगर आपको, जब तक आप अपनी वासनास की क्वालिटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि अच्छा इस थॉट की वैल्यू क्या है। बहुत बार हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं जो एकदम रियल लगते हैं। जैसे अभी आप जब परेशान थी तो आप बोल रही थी ये आदमी अपने बारे में ये सोचता है, लेकिन अगर ये सोचता भी है, अगर मान लीजिए आपको कोई आदमी पसंद नहीं करता, वो थॉट है आपका, उस थॉट की वैल्यू क्या है? क्या मुझे ये थॉट मेरे भाई से, मेरे पिता से, मेरे बच्चे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है कि डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करता है? जैसे जब बब्बू ने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने मना कर दिया था कि स्टॉक मार्केट के लिए पैसे नहीं दूंगा, तो परेशान हो गया था। उसने कहा कविता से कि मैं भैया से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बताया कि वो परेशान है, मैं उसको पैसे दूंगा लेकिन बीमारी के लिए दूंगा, ज़रूरत के लिए दूंगा, बच्चों की फीस के लिए दूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के पैसा नहीं दूंगा। तो हमारा माइंड बहुत बार बोलता है कि ये चीज़ मुझे, मैं ब्लाइंडली विश्वास करता हूं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उससे आपको स्ट्रेंथ मिल रही है कि वीकनेस मिल रही है? ये पूरी दुनिया जो बनी है थॉट्स की, उसमें से कुछ थॉट्स आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, और कुछ थॉट्स हैं जो आपको और ज़्यादा कंस्ट्रेन कर सकते हैं। आजकल मैं इनका बताया हुआ एक सीरीज़ देख रहा था, बहुत धीरे धीरे देख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, सैंडमैन। उसमें जो सैंडमैन है वो ड्रीम जाता है हेल में, और हेल में ढेर सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन किस चीज़ से फंसे हैं? लोग अपनी वासनाओं से फंसे हैं, अपने थॉट से फंसे हैं। एक थॉट चल रहा है दिमाग में, चल रहा है, निकल ही नहीं रहा है, वो विसरल हो जाता है, सर दुखता है उस थॉट से, आंखों से आंसू निकल आते हैं थॉट से, और ऐसा हो जाता है कि थॉट्स हमको मरवा देता है, हम सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा होता है, पता है? लखीमपुर में मुझे याद है जब हम लोग रहते थे वहाँ पीएल सिंह मैम के यहाँ, तो एक बच्चा हमारे रेगुलर आता था, फिर नहीं आया, शीश से इसी की उम्र का होगा। फिर किसी ने बताया उसके घर में उसके चाचा ने खुद अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों को जहर देकर मार दिया। कोई आदमी खुद सुसाइड करते समझ में आता है, पूरे परिवार को मार दिया उसने। ऐसे तो उसमें बुरारी केस में भी हुआ था। ये जो थॉट्स होते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमको एहसास भी नहीं होता कि कुछ भी करवा सकते हैं हमसे। इसीलिए आपको धीरे धीरे पूछना पड़ेगा, थॉट्स और साइलेंस, थॉट्स और साइलेंस। साइलेंस में से सही थॉट निकल सकता है, लेकिन थॉट्स कभी साइलेंस नहीं दे सकता आपको। गॉड से, डिवाइन से तो बॉडी मिलेगी, लेकिन बॉडी से डिवाइन नहीं मिलता। इसलिए आपको हर रोज कुंडलिनी चक्कर में छोड़िए, वो क्या है, कैसे उसको डेवलप करेंगे। सबसे पहले काम करिए अपने थॉट्स पर, अपनी वासनाओं पर। उसके जरिए आपके सेंटर्स ठीक होंगे। अभी सेंटर्स बीमार पड़े हैं, और फिर आपके लिए एनलाइटन होने की, फ्री होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉबिलिटी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज आप खाली इल्यूजन में रहेंगे कि हम ग्रो हो रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, बट आप परेशान रहेंगे, फंसे रहेंगे। आप कितने भी अमीर घर में रहते हैं, अगले जन्म का कुछ भरोसा नहीं है। पीएल मैम थी, वो अभी अमीर है, तो उन पर उनको हम लोग बात कर रहे थे कि आदमी हो सकता है मरने के बाद अगले जन्म में कुछ भी बन सकता है। बोलते अरे कैसे? कोई आदमी अभी इस जन्म में अच्छा आदमी है, अमीर आदमी, तो अगले जन्म में क्या भिखारी बन जाएगा? मैंने कहा मैम कुछ भी बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगले जन्म का कोई लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है गॉड का। वो तो आपकी जो वासना स्ट्रांग है उसी वासना को पूरी करने के लिए किसी घर में आप पैदा हो जाएंगे। बट जैसे आपने पूछा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक सेज की वासना कैसी होती है। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से, अपने आई सेंटर से, अपने थॉट से लिखिए, इस कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एक साधु की वासनास कैसी होती है। लिखिएगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं ज़ेनो मास्टर बनने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को सीरियसली सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए, पहले पेन से अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके हर एक बंदे के एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं प्लान कर रहा हूँ 1 लाख ज़ेनो टीचर्स तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ लिखिएगा, मैं वेट करूँगा। और इस पूरे कोर्स को करने के लिए ज़ेनो बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल हमारे पास WBX है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट नया कोर्स में बना रहा हूँ, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे कोर्सेज हैं, ये हमारा ऐप है, इस पर आ सकते हैं आप, ठीक है। और ज़ेनो विले बनाने के लिए आप डोनेट करिए, ताकि हम सब फिज़िकली एक आश्रम बना सकें, एक पैराडाइज बना सकें ज़ेनो विले।